नमस्कार दोस्तों एवं प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल द ज्ञान कुंभ में। और एक बार फिर उपस्थित हैं हम हिंदी व्याकरण की एक और न्यू वीडियो लेकर। पिछली वीडियो में हमने तद्धित प्रत्यय के उपभेदों को पढ़ा और समझा। उसी क्रम में जो बचे हुए उपभेद हैं उनको पढ़ेंगे और समझेंगे, और साथ में हम उर्दू के प्रत्यय को भी समझेंगे। तो आइए बिना कोई समय बर्बाद किए हुए शुरू करते हैं आज की कक्षा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कक्षा। आज की कक्षा में शुरू करने से पहले आपकी जो समस्या है पहले हम उसका समाधान करेंगे। यानी कि कमेंट में ये कमेंट आया है कि सर आपने अभी तक जो प्रत्यय पढ़े इतने हमने वीडियो देख लिए मैंने, लेकिन उनमें सर्वनाम शब्द का अभी तक एक भी उदाहरण लेके नहीं समझाया गया है। सही बात भी है, अभी तक मैंने समझाया भी नहीं। संज्ञा और विशेषण शब्दों को हम ले रहे थे। अच्छी बात है, कोई विद्यार्थी या मित्र इस तरह से गौर कर रहा है, सब लोगों को भी बारीकी देखना चाहिए। तो देखते हैं, जैसे कि अब हम एक सर्वनाम से आपको समझा देते हैं। एक प्रत्यय लेते हैं ई प्रत्यय। हमने लिया ई प्रत्यय। अब इस ई प्रत्यय एक ही प्रत्यय कृत में लग सकता है, यानी कि क्रिया के रूप में भी लग सकता है और तद्धित में भी लग सकता है। जी हाँ, बिल्कुल वही तो। बेशक आपको सिर्फ पहचान करनी है कि शब्दों में लगा तो वो तद्धित होगा, और यदि क्रिया के मूल शब्द में लगा तो कृत प्रत्यय होगा। तो देखते हैं कैसे। चलिए, ये है ई प्रत्यय। अब इस ई प्रत्यय को हम तीन उसमें ले लेते हैं। प्रत्यय एक ही है। पहला क्रियावाचक में, दूसरा लेते हैं संज्ञा के रूप में, और तीसरा सर्वनाम। आप चौथा भी ले सकते हैं विशेषण के रूप में, लेकिन अभी आप इतना ही समझ लें। क्रिया में यदि एक क्रिया लें, लिखना क्रिया होती है और उसका मूल शब्द है लिख। देखिए, लिखना, ना, पढ़ना, ये भी एक ना प्रत्यय है। ये क्रिया का रूप देता है, क्योंकि हम जो मूल शब्द है इस तरह से तो हर कहीं नहीं लिख सकते हैं। तो उस मूल शब्द को एक रूप देने के लिए, एक सही तरीके से देखने के लिए, ताकि पढ़ सके पूरा, तो ना प्रत्यय लगा दे। पढ़ना, लिखना, हंसना, बोलना, इस कारण से ये ना प्रत्यय लगा हुआ है। अब यहाँ मूल शब्द है लिख। लिख में यदि हमने ई लगा दिया तो क्या बना? लिखी। पढ़ में लगा देंगे ई, पढ़ी। आप देखें संज्ञा। संज्ञा के शब्द में हमने एक शब्द लिखते मानव, जो जातिवाची संज्ञा, इसमें एक ई लगा के देखते हैं तो क्या शब्द बनेगा? मानवी। मानव का स्त्रीलिंग रूप बना मानवी। यदि हम यही ई प्रत्यय को सर्वनाम के रूप में लें तो जैसे कि वह एक सर्वनाम है, ई लगा दिया तो क्या हो गया? वही हो गया। ठीक है। या ई, आपको ये लग रहा है कि ई प्रत्यय क्यों ले लिया, दूसरा क्यों नहीं लिया सर ने, तो हम दूसरा भी लें। जैसे तू भी एक शब्द होता है, तू में एरा लगा दिया तो क्या हो गया? तेरा। तेरा हो गया, है ना। इस तरह से लगा के यदि आप सर्वनाम शब्दों में रख कर देख लें तो आपको पता चल जाएगा, और आप ये महसूस कर सकते हैं कि हाँ ऐसा होता है। यानी कि कोई सा प्रत्यय एक हो, कहीं भी लग सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है। अब पूछने वाली बात यह है कि कैसे, किस तरह से प्रश्न आते, तो वो ऐसे ही आते हैं। कोई आपका प्रश्न लिखा रहेगा, आपको तो सिर्फ मूल शब्द और प्रत्यय और तद्धित है या क्रियावाचक है ये बताना है। कृत प्रत्यय होता है तो हमने पहले ही बता दिए। क्रियाओं में लगने वाले प्रत्यय क्रिया की पहचान आगे से करने वो कृत प्रत्यय के अंतर्गत आएंगे, और तद्धित के अंतर्गत सर्वनाम, विशेषण और संज्ञा आती है। बस इतनी सी बात थी। तो आपको अभी समझ में आ गया होगा सर्वनाम के रूप कैसे बन गए प्रत्यय लगाने से। उम्मीद है आपको
कमेंट में जो जिसने भी ये लिखा है, मेरे भाई, दोस्त, विद्यार्थी, उनको ये समझ में आ गया हो, अच्छा भी लगा हमको। अब पढ़ते हैं हमारे जो टॉपिक है, जो प्रकरण है, उसकी तरफ बढ़ते हैं कि हम पढ़ रहे थे तद्धित प्रत्यय के उपभेद। तो हम पढ़ते हैं अपना उपभेद जो है स्थानवाचक तद्धित प्रत्यय। तो पेन और कॉपी अपने हाथ में ले लीजिए और पहला प्रश्न लिखिए, स्थानवाचक तद्धित प्रत्यय किसे कहते हैं, उदाहरण सहित लिखिए। उम्मीद है आपने प्रश्न लिख लिया होगा, उत्तर लिखें। स्थान का बोध कराने वाले तद्धित प्रत्ययों को स्थानवाचक तद्धित प्रत्यय कहते हैं। ये तो इसकी परिभाषा हो गई। ये तो बहुत ही साधारण सी परिभाषा है। स्थान का बोध करा दें हम, एक जहां मनुष्य या मानव आता जाता है उस स्थान का बोध कराएं। अब प्रत्यय देखें कौन से, उदाहरण के तौर पे हम यहाँ या प्रत्यय लेते हैं, एक बड़ा ई वाला ईया होता है, या प्रत्यय है या, इसको लिया तो यदि उदयपुर जो कि एक स्थान है बड़ा ही प्रसिद्ध उदय, तो क्या बना, नया जो शब्द बनेगा उदयपुरिया। तो आपने देखा ये छोटी ई रा में आके लगी और या का या रहा, उदयपुरिया। आप इसी तरह से और भी आप शब्द बना सकते हैं। यदि हम इसकी जगह ई प्रत्यय लें, वही बड़ी ई, जैसे कि राजस्थान में लगा दें तो क्या बन जाए, राजस्थानी। रूस में लगा दें, देश है रूसी। इस तरह चीन में लगा दें ई, चीनी हो जाएगा। तो ये ई प्रत्यय, तो ये आपने देखे कि स्थान कहीं देश, शहर। हाँ, एक बाला प्रत्यय भी होता है, आप बाला को भी लगा के देख लें। वैसे बाला संज्ञा में भी लगा है, गुणवाचक संज्ञा भी बनाई उसने, तो ये स्थानवाचक तद्धित भी बनाता। जैसे कि आप यहाँ देखें, हमें बाला प्रत्यय लेना है। यदि हम इस बाला प्रत्यय में आप लगा दें गांव, एक स्थान है, तो क्या बन जाएगा, गांव वाला। या फिर वाला में, शहर में बाला लगा दें तो शहर वाला बन जाएगा। तो इस उम्मीद है आपको स्थानवाचक तद्धित प्रत्यय समझ में आ गए होंगे। अब हम पढ़ते हैं अपना अगला उपभेद। तो प्रश्न लिखिए, अगला उपभेद है स्त्रीवाचक तद्धित प्रत्यय। स्त्रीवाचक तद्धित प्रत्यय किसे कहते हैं, उदाहरण सहित लिखिए। क्योंकि अब आप समझ गए यहाँ स्त्रीलिंग का बोध होना है, बस यही इसकी परिभाषा है। तो उत्तर लिखें, वे प्रत्यय जिनसे स्त्रीलिंग का बोध होता है उन्हें हम स्त्रीवाचक तद्धित प्रत्यय कहते हैं। उदाहरण के तौर पर देखें, यदि हम पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनते हैं बेरूप, वे सारे इसके अंतर्गत आ जाएंगे। यदि देखें देवर एक शब्द है जो कि पुल्लिंग है, यदि इसमें हम आनी प्रत्यय लगा दें तो जो नया शब्द बनेगा वो क्या हो जाएगा, देव रानी। स्त्रीलिंग का बोध कराया, देवरानी। इसी तरह यदि हम नी प्रत्यय ले लें, नी, और मोर पुल्लिंग है तो क्या हो जाएगा इसका नया शब्द, मोरनी। इसी तरह आनी प्रत्यय, आयन, आयन छोटी वाली, यदि इसमें ठाकुर शब्द लगा दें तो क्या बनेगा, क्योंकि जब ये बड़ा आएगा तो ये इसमें जो ठा में बड़ा है जो हट जाएगा, तो शब्द बना ठाकुरायन, ठाकुरायन। और अब हम पढ़ते हैं आखिरी उपभेद, यानी कि ऊनतावाचक प्रत्यय। उसके नाम से ही लग रहा है, ऊनतावाचक का अर्थ होता है लघुता का बोध कराने वाला। जी हाँ, तो चलिए प्रश्न लिखें, ऊनतावाचक तद्धित प्रत्यय किसे कहते हैं, उदाहरण सहित लिखिए। उत्तर लिखिए, जिन प्रत्ययों से लघुता का बोध हो उन्हें हम ऊनतावाचक तद्धित प्रत्यय कहते हैं। तो वे कौन से प्रत्यय है जिनसे लघुता या अपमान महसूस होता हो, ऐसे प्रत्ययों के बारे में हम पढ़ेंगे। उदाहरण के तौर पे हम अभी एक बता रहे हैं, लघुता माने छोटापन, यानी कि कुछ बड़ा है उससे छोटा, जैसे कि आप उदाहरण से समझ जाएंगे। जैसे हमने उदाहरण लिया, एक शब्द है लोटा,
लोटा। अब लोटा में अगर हम यह प्रत्यय लगा दें तो जो नया शब्द बनेगा वो क्या बनेगा, लुटिया। यानी कि लघुता इसमें छोटापन आया, लुटिया। लोटा बड़ा होता है, लुटिया छोटी होती है। अब इसमें किस सूत्र का उपयोग किया गया, तो आप ऐसे देखें, लोटा ओ था जो लाम है वो किस में बदल गया, छोटे ऊ में। यानी कि यदि बात करें ओ किस में बदला, ऊ में, और या लगा और टा में छोटी की मात्रा परिवर्तन आ गया, तो लोटा से लुटिया बना। चूहा से चूहिया बनेगा, ये जरूरी नहीं ओ से औ बदला, चूहा में बड़ा ऊ से छोटे ऊ में भी परिवर्तन आ सकता है, चूहा से चूहिया, चोटी। अब आप देखें यदि ये लोटा था एक लोट, अब लोटा में भी वो है प्रत्यय, क्यों, क्योंकि बड़ा एक प्रत्यय होता है, तो इसका जो मूल शब्द हुआ वो है लोट। अब मूल शब्द में हलंत लाना जरूरी है, प्लस या, तब भी क्या हो जाएगा, लुटिया। ठीक है। बताने वाली बात ये थी कि आपको अगर कहीं एग्जाम परीक्षा में इस तरह से कोई शब्द मिल जाए, इस तरह से उसकी व्याख्या में लोट प्लस या फिर लोट प्लस या, तो आप ये बिल्कुल इसमें ना झंझट में पड़े कि सर ने बताया था लोटा है उससे लुटिया बनी। लोटा में भी एक प्रत्यय है आ, बड़ा, तो मूल शब्द के पास अगर हम जाए तो लोट होगा इसका। यानी कि बात करें तो सही कौन सा है, अगर ये और ये दोनों ऑप्शन रखे विकल्प तो सही होगा मूल, क्योंकि हम अभी तक प्रत्यय में मूल शब्द ही तो ला रहे हैं, आप पढ़ते आए होंगे पूरी वीडियो में मूल शब्द से बने। तो कहने का मतलब ये है कि ये तो बात जब ये नहीं होगा मूल शब्द वाला हलंत, तब इस ऑप्शन पे जाना है, विकल्प पे जाना, और अगर दोनों बाए तब आपको इसमें ही नहीं हर उसमें इसके साथ जाना पड़ेगा, और जाना ही है, यही सही है। उम्मीद है आपको उन्नता के परिभाषा और थोड़ी सी बारीकी समझ में आई होगी। तो ये तो उपवेद थे जो हमने पढ़ लिए। अब हम पढ़ेंगे उर्दू के प्रत्यय। जी हाँ, क्योंकि उर्दू भी बहुत टाइम या समय से हिंदी के साथ चली आ रही है, इस कारण से उनके शब्दों को भी हम हिंदी ने उन्हें अपना लिया है। वैसे दोनों उर्दू और हिंदी का बड़ा ही अच्छा संबंध है, हम पढ़ते हैं तो उर्दू के शब्द अरबी के शब्द भी हम बोलते हैं डेली और पढ़ते भी हैं, रोजाना का काम है। तो चलिए देखते हैं उर्दू के वे शब्द कौन से, उर्दू के शब्द और उर्दू के प्रत्यय, ये भी हम जानेंगे। देखिए ये तो बीच में जो आपको सारणी दिख रही है इसमें तो लिखे हैं उर्दू के प्रत्यय, ची, खूर, नामा, इंदा, यत और बंद। यहाँ हमारा सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट है, वो है आपको रूबरू करा दे किससे, उर्दू के प्रत्यय से। जी हाँ, ताकि आप, और पहचानना बहुत सरल है, पीछे लगे रहते हैं, इनमें कोई बदलाव नहीं होता, इनका कोई अपने सूत्र नहीं है। देखिए यदि ची नकल शब्द है, उसमें ची लगा दिया तो नया जो शब्द बना नकल ची बनेगा। खोर चुगल में खोर लगा दिया प्रत्यय, चुगल खोर। रिश्वत में खोर लगा देंगे तो रिश्वत खोर हो जाएगा। इसी तरह नामा एक प्रत्यय है, सुलह शब्द में लगा तो सुलह नामा। अकबर शब्द में लगेगा तो अकबर नामा। बाबर शब्द में लगा तो बाबर नामा। इसी तरह से इंदा शर्म एक किसका शब्द है, ये क्या नाम से आपका विशेषण, तो उसमें ले लिया तो क्या है, इंदा में शर्मिंदा बना। पर में यदि लगा देंगे इंदा तो परिंदा बन जाएगा। इसी तरह से यत, इंसान में यत प्रत्यय लगने से इंसानियत बना। खैर में यत लगाएं तो खैरियत बन जाएगा। इसी तरह से एक बंद भी एक उर्दू प्रत्यय है, नजर, तो नजरबंद बनेगा। ऐसे बहुत से प्रत्यय हैं तो जो आते रहते हैं, हमने सिर्फ वही प्रत्यय यहाँ पर लिए हैं। तो उम्मीद है आपको उर्दू प्रत्यय समझ में आए होंगे, किस तरह से हम उनको पीछे से देख सकते हैं और कैसे वो शब्दों के साथ लगकर एक नया शब्द का निर्माण करते हैं। आज के लिए बस इतना ही, बाकी हम आगे ही कक्षा में पढ़ेंगे। इसी तरह से आप कमेंट करते रहिए और हम उनको उत्तर देते रहें। अब बिल्कुल चिंता ना करें, लगातार ये भी कमेंट आ रहा संस्कृत की लाइए, तो हमारी सारी टीम उस पर काम कर रही है बहुत अच्छे से, बहुत ही जल्द आपके सामने उपस्थित हो जाएंगे। तो हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई हो
तो लाइक कीजिए और अपने अधिक से अधिक दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए हमारा अपना YouTube चैनल अपने परिवार द ज्ञान कुंभ को। धन्यवाद।